आज की वीडियो होने वाली है इस बंधन बैंक पे। ये बंधन तो प्यार का बंधन है। आज इस बंधन को हुआ क्या, 10% गिरा क्यों? ये क्यों बार बार 300 सवा 300 350 जाके 200 पे सपोर्ट, 230-40 पे सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, जैसे पहले भी कर चुका है ये पिछले 1.5 साल से। एक ही रेंज में क्यों फंसा हुआ है? अभी पता चला कि रिसेंटली इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया, तो सबसे पहले हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट स्टडी करने की कोशिश करते हैं, सो दैट हमें कुछ पता चले भाई ऐसा क्या हो गया बंधन को। एंड यप, सो मिंट पर अगर हम स्टडी करेंगे तो मे बी शायद उस पर पूरी रिपोर्ट ना आए, बिकॉज इट आस्क्स फॉर मनी। लकली इट हैज़ इट्स कंप्लीट रिपोर्ट। ओके, सो प्राइवेट लेंडर बंधन बैंक 209 करोड़ का उसने प्रॉफिट दिया है अगेंस्ट अ लॉस ऑफ 3008 करोड़ विच केम इन लास्ट फिजिकल। तो वो तो बेटर है, ठीक है। नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे मार खा गया, क्योंकि ये मिड कैप बैंक है, तो इसका नेट इंटरेस्ट इनकम 20-25-28% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। 13.5% इज़ नॉट अ गुड मार्क फॉर अ मिड कैप बैंक। टोटल एडवांसेस ग्रीव बाय 17.4%। ये एक बहुत ही अच्छा सिग्नल है, क्योंकि जब टोटल एडवांसेस यानी टोटल लोन्स गिवन जब 18-20% से बढ़ती हैं, तो आप समझिए कि अगले क्वार्टर के लिए नेट इंटरेस्ट इनकम 4-6% एक्स्ट्रा बढ़ेगी, यानी 24-25-30%। एंड टोटल डिपॉजिट्स अप बाय 21%, विच इज़ लाइक 21% से जो लोग अपने पैसे जमा करते हैं, डिपॉजिट्स भी ग्रो हुए हैं। देखो, ये होती एक लायबिलिटी है, बट ये बैंक के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी इंडिकेट करती है। तो यहाँ तक तो सिर्फ नेट इंटरेस्ट इनकम के मोर्चे पे लग रहा है कि हाँ, यहाँ पे इसने मार खाई है, बट ये गिरा क्यों, हमें ये जानने की कोशिश करनी है। As we enter the second half financial year 23, the focus shifts on growth with pandemic related ना ये सब कमेंट्स नहीं। एनपीए में भी ज़्यादा सुधार नहीं आया एक्चुअल में। लास्ट ईयर 10.8 था, बट लास्ट क्वार्टर तो जस्ट 7.25 था। तो 7.25 से 7.19 जाना इज़ नॉट वेरी गुड if we compare. And as it stood at just 6,853 crore for September quarter as against 6,967 crore in the corresponding quarter, तो कुछ ज़्यादा खास इम्प्रूवमेंट हुई नहीं। नेट एनपीएस में भी देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर तो इम्प्रूवमेंट है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं है, यानी जस्ट लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में सीक्वेंशियल बेसिस पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। प्रोविजनिंग देखते हैं हम, स्लम्प्ड। ओहो, तो प्रोविजनिंग भी घटी है, विच इज़ अ गुड सिग्नल। एंड बंधन बैंक सेड बैंकिंग आउटलेट्स एज ऑफ September quarter stood at 5,646, which is more 11, मतलब 20% ब्रांचेस भी बढ़ी हैं इसकी। यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं नज़र आया, बस ये है कि जो इम्प्रूवमेंट हो सकती थी तो वो नहीं हुई। पर स्पेसिफिकली 10% गिरने के पीछे रीज़न क्या है, दैट वी डू नीड टू फाइंड आउट। एंड आगे पे तो यहाँ ये जो आर्टिकल है, जो जस्ट 6 घंटे पहले पोस्ट हुआ है, इसमें हो सकता है हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। बंधन बैंक आर्गुएबली अंडर एस्टिमेटेड द नंबर ऑफ स्ट्रेस्ड लोन टैंक्स 9%। सो यहाँ पर कुछ एलेबोरेशन होएगी। शेयर्स ऑफ बंधन बैंक प्लंज्ड ओवर 9% ऑन मंडे आफ्टर। यहाँ तो इससे हमें थोड़ा और नीचे जाने की ज़रूरत है। The net interest income, which is the interest earned minus interest expended, rose by 13.3%. Yes, Bandhan Bank taking longer to shrink the EEB stress pool. The emerging entrepreneur business stress pool declined from rupees 12,100 crores to 9,500 crores sequentially, and the bank expects the EEB stress pool to get primarily written down in financial year 2023. EEB was established as a vertical of Bandhan Bank to meet the needs of unbanked and underbanked customers. The vertical supports the segment of customers on their entrepreneur journey. These small loans are considered a risky class of assets for the bank.
अच्छा, आपको तो कुछ ज़्यादा शायद ये सबसे समझ नहीं आया होगा, बट जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि बंधन बैंक का जो मेजर बिजनेस है वो वेस्ट बंगाल एंड असम से आता है। एंड आपको तो पता चला ही होगा कि वेस्ट बंगाल में आए चक्रवात, हाँ इसे चक्रवात कहते हैं ना, टोर्नेडो, जो लास्ट ईयर आया था बहुत ही ख़तरनाक। एंड उसके अलावा जो फ्लड आए इस साल असम में, पिछले 1.5-2 साल से इन दो नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से जो इनका मतलब एक जो इनका वीकर सेक्शन ऑफ कस्टमर है वो बिल्कुल ही अनसर्टेन हो गया है। तो वो एक मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है इसके बंधन बैंक के असेट्स के ऊपर। सो इसकी जो स्लिपेजेस है वो एक तरह से हमेशा कंसर्न बनी हुई है, और 12,000 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती। सो वैसे भी देखिए, जिस भी बैंक का एनपीए 7-10% तक हो उसको अवॉइड करना चाहिए। पहले मैं भी बैंक्स का बहुत बड़ा फ़ैन हुआ करता था, हमेशा बैंक्स को ही सबसे पहले स्टडी करता था। बट जो रिसेंटली मुझे पता चला है, रिसेंटली या जो भी पिछले कुछ सालों की ऑब्जर्वेशन से, कि फेडरल हो गया, आईडीएफसी हो गया ज़्यादातर, या फिर ज़्यादातर जो मिड कैप बैंक्स हैं उन्होंने अभी तक वो रिटर्न दिया नहीं जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी। 4 बैंकों में एक बैंक चला है फेडरल, थोड़ा बहुत बंधन चला है। बट देखा जाए तो अभी भी आईडीएफसी वहीं का वहीं अटका है, जो पिछले 2 ढाई 3 साल से वहीं पर ही है। येस बैंक तो चलो उसकी तो कहानी ख़त्म होगी, उसकी तो वैल्यूएशन चेंज हो चुकी है, उसका उसमें कुछ अलग खेल हुआ है इक्विटी रेज करके गवर्नमेंट का। एंड अलॉन्ग विद इट कोई भी आप बैंक देख लो, साउथ इंडियन बैंक या जितने भी छोटे मोटे बैंक है, वो भी अभी तक एनपीएस किससे जूझ रहे हैं। आगे आने वाले 1 2 3 4 साल उनके अच्छे हैं कि भाई एनपीएस अगर घटे, बट अगर 5 6 7% तक यूएस में इंटरेस्ट रेट जाता है और इंडिया का भी अगर इंटरेस्ट रेट ऐसे बढ़ता रहे, तो फिर प्रोविजनिंग और स्लिपेजेस की दिक्कतें आएंगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज इतने हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। एंड देखा जाए तो पिछले 10 12 साल से अगर सबसे बड़ा कोई मनी मेकर है तो वो बजाज फाइनेंस है। वो इसलिए इतना बड़ा मनी मेकर बन पाया क्योंकि उसका लोन ग्रोथ हमेशा से 30-40% से ग्रो करता रहा, असेट अंडर मैनेजमेंट 30-40% से ग्रो करते रहे। ऐसी लोन ग्रोथ इंडिया में किसी और कंपनी में नहीं है, किसी और मतलब बैंक या एनबीएफसी में नहीं है। और जो एच डी एफ सी वॉज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर 20-22% का लोन ग्रोथ की वजह से। पिछले मतलब 5 साल में तो कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पाया, अगर देखो तो 60-80% का ही रिटर्न है। पर हाँ, पिछले 12 15 20 25 साल से अच्छा खासा मोटा रिटर्न दिया। अब आईसीआईसीआई बैंक जो चंदा कोचर आंटी के टाइम में काफ़ी काफ़ी पिटा हुआ बैंक हुआ करता था, जिस तरह से उसने 6% 8% के एनपीएस को घटा के 1 1.5 2% तक पहुंचाया है, वो भी एक रॉक स्टार बन चुका है। एक्सिस बैंक भी कहीं पीछे नहीं है, एक्सिस बैंक की भी अगर देखा जाए तो ग्रोथ अच्छी है। बट अगर ये मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट बड़े बैंकों में सिर्फ ये मान कर करो कि 15 से 18% कैगर बेसिस यानी सी ए जी ईयरली बेसिस पे मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। तो जो अपनी कैलकुलेशन अगर कैगर बेसिस पे करनी आती है फ़ोन पे या एक्सेल पे, तो उस हिसाब से ही कैलकुलेशन के हिसाब से ही करना। और मिड कैप बैंक्स पे ज़्यादा बुलिश मत रहना, क्योंकि मिड कैप बैंक जो कभी कभी लोन 20-30% से ग्रो करते हैं, आमतौर पे देखा गया है कि जब कोविड या फिर क्राइसिस का टाइम होता है तो इनकी लोन बुक को भी श्रिंक करने की कोशिश करता है आरबीआई। अब देखो, लोन बुक की श्रिंक हो जाएगी तो नेट इंटरेस्ट इनकम कहाँ जाएगी, तो इस तरह। और एनपीएस तो आपको पता ही है किस तरह का हडल है इनकी एसेट क्वालिटी के ऊपर, एनपीए प्रोविजनिंग स्लिपेजेस। तो ऐसे ऐसे कंसर्न की वजह से बैंक्स आर नो मोर अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट बेट, डिस्पाइट वी नो दैट अभी टाइम है बैंकों का। बहुत सारे अंडर वैल्यूड बैंक जैसे अभी 70-80 रुपये से आरबीएल 130-140 किया है, वो भी 200 250 300 का चौका मारेगा। मतलब बहुत सारे बैंक्स जो अभी तक अंडर परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है डबल 3 गुना जाएंगे, बट हमें यार काम है इन्वेस्टमेंट बेस्ट ऑफ द बेस्ट पकड़ना, यानी ऐसे इन्वेस्टमेंट जो फेल ना हो। सिर्फ तुक्के लगा के बैठे रहना 2 4 6 महीने 8 महीने, वो उस काम से बेहतर है कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें और वो जो हमें हर साल रिटर्न देता जाए।
तो मैं उसी पे केस स्टडी बनाऊंगा। अभी वन बाय वन एक एक कंपनी के ऊपर केस स्टडी बनाकर आपको शेयर करता रहूँगा। बाकी अगर आपको बंधन बैंक पे मेरी केस स्टडी थोड़ी भी पसंद आई आज रिजल्ट्स पे, तो लाइक सब्सक्राइब तो करते ही हो सबके लिए, हमारे लिए भी करो। एंड अलॉन्ग विद इट शेयर भी करना लोगों को, ताकि जितने भी मैंने पॉइंट्स नोट डाउन करवाए कि बैंक्स, वाई बैंक्स आर नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट एंड चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, तो वो सारे मतलब चीज़ें अपने दोस्तों वगैरह के साथ शेयर कर सकते हो। एंड थैंक यू, टाइम टू अपलोड दिस वीडियो। एंड आज मैं आपके लिए एक दो कंपनीज पे और वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार इस तरह की नॉलेज और इतनी एक्यूरेसी के साथ कोई दूसरा नहीं बताने वाला। इन्वेस्टमेंट्स के फंड है, क्योंकि बाकी सब आपको ढोल की तरह बजाते रहेंगे, इधर उधर घुमाते रहेंगे, कोई आपको फैक्ट्स नहीं बताएगा। एंड अलॉन्ग विद इट ये बैंक्स इसलिए भी ज़्यादा ग्रो तो देखो एक साल में 20-22-25% से ज़्यादा नेट कोई ग्रो कर भी नहीं सकता, क्योंकि जब तुम्हारी लोन बुक और नेट इंटरेस्ट इनकम नहीं ग्रो हुई तो तुम कैसे ग्रो, मतलब स्टॉक कैसे ग्रो करेगा। तो एक्चुअली ये ना हाई वॉल्यूम स्टॉक्स होते हैं, यानी इनमें ऑपरेटर हमेशा एक्टिव रहता है, कभी भी 4% ऊपर नीचे करता रहता है। तो इनका खेल कुछ अलग है। तो आप इनको इन्वेस्टमेंट बेट के तौर पे मत देखिए। इन्वेस्टमेंट बेट हमेशा कंजम्पशन और टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। बैंक्स में असेट क्वालिटी एक ऐसा चैलेंज है जो कि इंटरेस्ट रेट हाई बढ़ने और घटने के साथ चेंज होता रहता है, तो इसलिए ये एक आइडियल बेट नहीं हो सकती। देखो 100 में से कुछ एक अच्छा बजाज फाइनेंस निकल जाए, बट देखा जाए तो मुथूट फाइनेंस जो कि 2020 मई में 1600 का हाई बना के बैठा था, आज 1000 पे है। यानी 2 साल से 2.5 साल से उसने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं की। तो ये काफ़ी अनसर्टेन बेट है। अभी M&M फाइनेंस चल गया, बट मन्नापुरम बैठ गया। तो बैंक्स में तो ये है कि देखो लार्ज बैंक्स तो अपना बिजनेस तो ग्रो करते रहेंगे, तो लार्ज बैंक्स पे फिर भी आदमी बेट कर सकता है। मिड कैप बैंक्स में आप कहानी सबसे फेवरेट इंडस इंड बैंक की कहते हैं कि 2019 में टच कर लिया, बट अभी बेचारा 200-250 तक गिर गया था कोविड टाइम्स में। एंड उसके बाद बहुत मुश्किल से उसने रिकवरी की, 1000, 1200, 1300 तक गया, एंड अगेन वहीं पे अटका हुआ है। यानी उसकी वैल्यूएशन, अगर वैसे इस बार मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद ही फाइनली बता पाऊंगा कि उसकी वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए, कितनी जा सकती, कितने हज़ार करोड़ हो सकती है। बट देखा जाए तो वही एसेट क्वालिटी की वजह से कहानी जो शुरू होती है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। अब देखो दुनिया का सबसे अच्छा बैंक कोटक बैंक, सबसे ज़्यादा बुक वैल्यू पे घूमने वाला, यानी जितने उसके एसेट्स हैं उसके उसके कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हाई बुक वैल्यू पे है, वो बेचारे ने 1.5 साल से कोई रिटर्न ही नहीं दिया जनता को, बैठा हुआ है। हाई क्वालिटी बैंक है, बट 1.5-2 साल से मिला तो नहीं ना जनता को कुछ। तो इस वजह से अच्छे अच्छे बैंक भी बैठ जाते हैं। फिर सेकंड ग्रेड बैंक्स जैसे ICICI और एक्सिस उस टाइम में परफॉर्म करते हैं जब लार्ज बैंक्स HDFC वगैरह सुस्त आ रहे होते हैं। तो ये तो ऑपरेटर की गेम है, तो थोड़ा ऑपरेटर की गेम से बाहर निकलो, अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस वैसे सेट करो जैसी कंपनी है। कंपनी को समझो कि बैंक या तो लोन ग्रोथ और नेट इंटरेस्ट इनकम के अलावा एसेट क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने इन्वेस्ट कर दिया और पैसा मिल गया। पैसा ऐसे कैसे मिल जाएगा भाई, पैसा तो तब मिलेगा ना जब रियल में सारे फैक्टर्स आपको पता होंगे। तो अभी के लिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा अपना। बाय।